नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलन संस्थान में। साथियों, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का संधि विचार अब पढ़ेंगे। इसके पहले वर्ण विचार पढ़ लिया है, अब ये संधि विचार, यहाँ पे शीर्षक है ये संधि विचार। तो संधि विचार के अंतर्गत बाबूराम सक्सेना ने पहले परसन्निकर्ष संहिता यह सूत्र दिया है। इस सूत्र में जो वृत्ति आती है वो कहती है कि वर्णानामतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णानामतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्, अर्थात दो वर्णों की परस्पर अत्यंत निकटता या सन्निधि अर्थात उनका सन्निकर्ष या परस्पर निकट आ जाना ही संहिता है और संहिता में ही संधि हुआ करती है। इस बात को यहाँ पे हिंदी में वो समझा रहे हैं कि दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है। दो परस्पर वर्ण जब एक साथ निकट आ जाते हैं, बहुत निकट आ जाते हैं, तब उनमें मेल उत्पन्न होता है, इसलिए इसे संधि कहते हैं। संधि जोड़ को भी कहते हैं, मेल या योग को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ण अत्यंत निकट आ जाते हैं, तब उनमें मेल उत्पन्न होता है, इसलिए इसे संधि कहते हैं। वर्णों की इस समीपता को संहिता कहते हैं। यहाँ पे ये इस सूत्र से होता है परसन्निकर्ष संहिता, अर्थात दो विभिन्न वर्ण जब परस्पर एकदम समीप आ जाते हैं, सानिध्य में आ जाते हैं, तब उनकी संहिता संज्ञा होती है। अब इस बात को यहाँ पे एक श्लोक में दिखा रहे हैं। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तुसा विवक्षामपेक्षते। इसका अर्थ है कि एक पद में संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य है और कहाँ कहाँ विवक्षा या वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, इस बात को इस श्लोक में दिखा रहे हैं कि तो इसका अर्थ है एक पद में अर्थात भिन्न भिन्न अवयवों में धातु, उसके पश्चात धातु और उपसर्ग के बीच, एक पद में इसके पश्चात धातु और उपसर्ग के बीच तथा समास में संधि अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पे संधि अनिवार्य है। एक पद में धातु और उपसर्ग में, धातु क्रिया को कहते हैं, एक पद में क्रिया और उपसर्ग के बीच में तथा समास में संधि अवश्य करनी चाहिए या अनिवार्य है। वाक्य में संधि करना न करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, अर्थात जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उसका मन करे तो वहाँ पे वाक्य में संधि करे अथवा न करे, वहाँ पे अशुद्धि दोष नहीं लगता है। किंतु यहाँ पे यदि एक पद में धातु और उपसर्ग के बीच में या समास के बीच में संधि न की जाए तो वहाँ पे विसंधि दोष हो जाता है। और ऐसा दोष रचनाओं में यदि आता है, साहित्य में यदि आता है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। रचना की प्रख्याति की दृष्टि से यह दोष अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए ऐसे स्थानों पे संधि अवश्य करनी चाहिए, विसंधि दोष से बचना चाहिए। ये लेखकों या कवियों के लिए बहुत ही सावधानी की बात है। इस चीज़ को बहुत ही चेतनता से ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक पद में दिखा रहे हैं संधि। एक पद में जैसे पौ प्लस अकह पावकह, यहाँ पे इस तरफ औ स्वर आया है और इधर ह्रस्व आ आया है, दोनों मिलके यहाँ पे पावकह हो गए। उपसर्ग और धातु में तो नि यहाँ पे उपसर्ग है, अवसत यहाँ पे धातु है। एक पद में तो यहाँ पे पौ, ये दोनों ही परस्पर यहाँ पे स्वर हैं। धातु और उपसर्ग में दिखा रहे हैं कि नि उपसर्ग है, अवसत धातु है, दोनों में जब संधि हुई तो न्यवसत बन गया। तो यहाँ पे यदि संधि न किया जाएगा तो यहाँ पे विसंधि दोष हो जाएगा, सीधे सीधे विसंधि दोष हो जाएगा और वाक्य पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके पश्चात समास में दिखा रहे हैं उत प्लस अवलोकयत उदलोकयत। यहाँ पे भी समास यदि संधि नहीं होगी तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण प्लस अस्त्रम, कृष्णास्त्रम, जब यहाँ पे संधि हुई तो कृष्णास्त्रम बन गया। यहाँ भी यदि संधि न किया जाए तो अजीब सा लगेगा ये वाक्य पढ़ने में। श्री प्लस ईशः, श्रीशः, श्रीशः अर्थात लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, श्रीशः।
यहाँ भी यदि संधि न किया जाए, दोनों को अलग अलग वाक्य को बोला जाए तो अटपटा सा लगेगा, इसलिए यहाँ पे दोष सा प्रतीत होगा। अब कह रहे हैं कि वाक्य में संधि वक्ता की विवक्षा पर क्यों निर्भर है, इसको दिखा रहे हैं। रामः गच्छति वनम, ये एक वाक्य हो गया। चाहे इसको इस तरह से बोलिए या फिर कहिए, क्योंकि यहाँ पे गकार है और यहाँ पे विसर्ग है, तो एक सूत्र आता है हशिच। सूत्र कहता है कि यदि आकार से पहले, यहाँ पे म में आकार छिपा हुआ है, आकार विद्यमान है, जब यहाँ से इसके यदि आकार को हटा देंगे तो इस म के नीचे हलंत आ जाएगा। हलंत नहीं है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे आकार विद्यमान है। तो हशिच सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आकार हो और उसके पश्चात, विसर्ग के पश्चात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर हा या वर ल ये वर्ण हो, तो वहाँ पे विसर्ग को ओकार हो जाता है। फिर इस आकार से मिला के आधगुणा से वहाँ पे गुण संधि हो जाती है और ये विसर्ग ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे रामः गच्छति ऐसे भी इसको कह सकते हैं। हशिचा से यहाँ पे संधि करके इसको रामो गच्छति वनम यह भी कह सकते हैं। तो रामः गच्छति वनम यह वाक्य भी सही है, रामो गच्छति वनम यह वाक्य भी सही है। यहाँ पे वक्ता की विवक्षा की छूट है, उसका मन करे यहाँ पे संधि करे अथवा न करे, यहाँ पे हानि नहीं है। फिर भी इस तरह से रामो गच्छति वनम लिखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में भी, देखने में भी। और यदि नहीं भी लिखा गया तो वह अशुद्धि नहीं है, वहाँ पे दोष नहीं आएगा। किंतु यहाँ पे इन स्थानों पे एक पद में पाव को अलग कहा जाए तो इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, अकह को कहा जाए तो भी यहाँ पे अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे विसंधि दोष ये दोष सीधे सीधे आ जाएगा। तो एक पद में संधि अनिवार्य है, उपसर्ग और धातु में भी अनिवार्य है, नहीं किया जाएगा तो वाक्य स्पष्ट ही नहीं होगा, वो अपने अर्थ को प्रकाशित ही नहीं करेगा। और यहाँ समास में भी यदि संधि नहीं किया जाएगा तो अटपटा लगेगा वाक्य, इसलिए यहाँ पे विसंधि दोष हो जाएगा इन स्थानों पर। तो एक पद में, उपसर्ग और धातु में, समास में संधि अनिवार्य है, वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। तो यहाँ पे प्रश्न भी आ चुका है कि संधि कहाँ कहाँ अनिवार्य है, कहाँ कहाँ संधि करना अनिवार्य है, कहाँ वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। ये सीधे सीधे इस पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। अब आगे का मैटर देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार पढ़ना है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि संधि के कारण शब्दों में क्या परिवर्तन होते हैं, इस बात को यहाँ पे पॉइंट करके दिखा रहे हैं। तो संधि के कारण शब्दों में जो परिवर्तन होते हैं वो पहला है लोप, दूसरा है नया वर्ण आ जाना और तीसरा है दोनों में से एक का द्वित्व हो जाना। द्वित्व अर्थात वही स्वर, वही शब्द वर्ण डबल हो जाए। तो संधि के कारण शब्दों में तीन परिवर्तन होते हैं, पहला है लोप, दूसरा है नया वर्ण आना और तीसरा है उसी वर्ण का द्वित्व दो बार आ जाना। अब लोप में भी दो तरह का लोप होता है। प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, जैसे रामा प्लस आयाति, तो जब संधि हुई इसमें वाक्य में वैसे कहते हैं कि संधि विवक्षाधीन होती है, तो यहाँ पे विवक्षाधीन है। वक्ता ने यहाँ पे संधि करने की इच्छा की, इसीलिए यहाँ पे रामा प्लस आयाति। तो जब संधि हुई तो यहाँ पे विसर्ग हट गया। ये रामः प्रथम शब्द कांति, ये प्रथम शब्द यहाँ पे इस संध्याक्षर में यहाँ पे संधि हो रही है, तो ये पहला रामः ये पहला शब्द हो गया, आयात ये दूसरा शब्द हो गया। अब इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे मकार है, मकार के पश्चात मकार में जो विसर्ग लगा है वही अंतिम वर्ण है। यहाँ पे वही इनके कहने का जो कह रहे हैं कि अंतिम अक्षर का, तो इस रामः में इस मकार में जो विसर्ग लगा है यही अंतिम अक्षर है। तो इसका जब संधि हुई दोनों में तो अंतिम अक्षर था विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ क्यों लोप हुआ? क्योंकि इधर इस शब्द के पहले यहाँ पे स्वर आ रहा है, स्वर से दूसरा शब्द जो है इस संध्यक्षर का वो स्वर सहित आ रहा है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ पे विसर्ग इसीलिए लोप हुआ क्योंकि यहाँ पे आकार आ रहा है। यदि आकार आता तब भी लोप होता। इसी तरह जो स्वर है वो अपने फुल फॉर्म में यहाँ पे आते, किसी अन्य शब्द से मिलकर नहीं आते। जैसे क है तो यहाँ पे का होके आएगा, तब यहाँ पे विसर्ग का लोप नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो आ है वो मूल रूप में आएगा तभी। यदि ह्रस्व इकार है तो
ह्रस्व इकार यहाँ पे मूल रूप में आएगी तभी, दीर्घ इकार है तो दीर्घ इकार मूल रूप में आएगी, ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये सारे स्वर अपने मूल रूप में आएंगे दूसरे शब्द के पहले, और प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि विसर्ग लगा है तो विसर्ग इस स्वर के कारण, स्वरों की उपस्थिति के कारण विसर्ग का लोप हो जाता है। ये नियम याद करने लायक है, ये जब हम लोग अनुवाद करते हैं तब भी काम देता है, और संधि में जैसे पूछा जाएगा तब भी हम लोग इसको कर लेंगे, इसलिए इसको याद किए रहना है। अब लोप में ये तो पहली शर्त हो गई कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का लोप हुआ। यहाँ पे रामः में मकार में विसर्ग लगा था, यहाँ आकार आ रहा था, इसलिए मकार का, इस मकार वाले विसर्ग का लोप हो गया। अब यहाँ पे दूसरा करें द्वितीय शब्द के प्रथमाक्षर का लोप, तो यहाँ पे दोषः, दोषः, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, यहाँ विसर्ग के पहले आकार है, फिर यहाँ पे आकार है, विसर्ग के पश्चात भी आकार आ रहा है, तो यहाँ पे जब संधि हुई दोनों में तो विसर्ग को ओकार हो गया और आकार के स्थान पे खंडाकार लग गया, और इस तरह से इसका रूप हुआ, यहाँ पे पूर्व रूप संधि हो गई। यहाँ पे संधि जब हुई, संपन्न हुई, तो उसको पूर्व रूप संधि कहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दोनों के स्थान पे नया वर्ण आ जाना। जैसे रमा प्लस ईशः, रमा होती, रमा लक्ष्मी को कहते हैं, ईशः उनके स्वामी, रमा के स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु। जब यहाँ पे संधि हुई तो इधर आकार आ रहा है, इधर इकार आ रहा है, अर्थात यहाँ पे आकार इकार मिलके एकार हो गई, यहाँ पे गुण संधि हो गई और नया शब्द बना रमेशः। यहाँ पे नी है, यहाँ पे अवसत है, दोनों में संधि हुई तो न्यवसत बना, यहाँ पे यड़ संधि हो गई, यड़ संधि होके यहाँ पे नया शब्द बन गया न्यवसत। कस्मिन प्लस चित, तो यहाँ पे भी कश्मिश्चित नया वर्ण आ गया। अब यहाँ पे तीसरा वर्ण है, दोनों के स्थान पे में से एक का द्वित्व हो जाना, तो एकस्मिन प्लस अवसरे। जब यहाँ पे संधि होगी तो यही ये जो नकार आ रहा है ये डबल आ जाएगा, डबल हो जाएगा, एकस्मिन नवसरे, एकस्मिन नवसरे। यहाँ पे नकार दो बार आ गया, एकस्मिन नवसरे, संधि रूप ऐसा निष्पन्न हुआ। अब फिर कह रहे हैं कि शब्दों की निकटता निम्न प्रकार से होती है, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर हों, तब वहाँ पे स्वर संधि होती। स्वर संधि कहाँ होती, इस नियम को बहुत अच्छे तरह से याद किए रहना है, क्योंकि इस पे प्रश्न बन चुके हैं। संधि वाला प्रकरण हम प्रीवियस ईयर का सारा संधि प्रकरण पे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सब आप लोगों को एक फाइल में दे रखा है, उसमें जाके देखिएगा कि इस पे स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। इस नियम पर प्रश्न बन चुके हैं, प्रश्न आ चुके हैं। तो इस तथ्य पे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, क्या शर्त होती है स्वर संधि होने की, व्यंजन संधि की क्या शर्त होती है, व्यंजन संधि कहाँ पे होती, किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये बात एकदम क्लियर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, सिनारियो एकदम क्लियर होना चाहिए कि स्वर संधि कहाँ होती है, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। इस पे प्रश्न आ चुके हैं, बार बार बनते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर हों, जैसे इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर वाले शब्द पहले वाले शब्द में शब्द के अंतिम में स्वर आ रहा है, दूसरे वाले शब्द के प्रथम में स्वर आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि संधि होने के लिए संहिता आवश्यक है, अर्थात दो शब्दों का परस्पर निकट आना। जब वो परस्पर निकट आएंगे, एकदम निकट आ जाएंगे, तब उनमें सन्निकर्ष या सन्निधि होगी। सन्निधि जहाँ पे होगी वहीं पे संहिता होगी, और जहाँ संहिता प्राप्त होगी, संहिता प्राप्त होने पर ही संधि होती है, अन्यथा संधि नहीं हो सकती है। तो संहिता का अर्थ ही है कि दो परस्पर वर्ण एकदम निकट आ जाएं। तो यहाँ पे ये निकट आ रहे हैं, तो यहाँ इधर भी स्वर आ रहा है, इधर भी स्वर आ रहा है, इसलिए ये स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि का यही सामान्य सा नियम है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर हों, दोनों ही तरफ स्वर हों, विद्यमान हो, तो वहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। तो स्वर संधि का एकदम क्लियर है, इधर भी स्वर होना चाहिए, उधर भी स्वर होना चाहिए, स्वर संधि हो जाएगी। अब व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि को अच्छे से समझना है, जहाँ दो में से पर वर्ण अर्थात जो पूर्ववर्ती है, पर है अर्थात परवर्ती है, पर, पूर्व और पर,
पूर्व अर्थात पहले, पर अर्थात बाद में। तो यहाँ पे कह रहे हैं पर अर्थात बाद में स्वर हो तथा पूर्व में व्यंजन हो। बाद में स्वर हो, पूर्व में व्यंजन हो। जैसे ये पूर्व हो गया, ये का यहाँ पे पूर्व हो गया। अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे पर हो गया। अब जब दोनों परस्पर पास आएंगे तो यहाँ पे एक का हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जहाँ दो में से पर स्वर हो, परवर्ती वर्ण जो है वो स्वर हो तथा पूर्व का व्यंजन हो, तो वहाँ पे व्यंजन संधि, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। इसको व्यंजन संधि कह रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ या फिर पूर्ववर्ती नहीं, ये सामान्य नियम समझिए कि यहाँ एक तरफ व्यंजन हो, दूसरी तरफ स्वर हो, तो वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि जहाँ दोनों व्यंजन हो, जहाँ पे इधर भी स्वर हो, इधर भी व्यंजन हो, उधर भी व्यंजन हो, दोनों ही तरफ व्यंजन ही व्यंजन आए, स्वर न आए, वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। ये बाबूराम सक्सेना की किताब से हम लोगों को ये चीज़ें एकदम क्लियर रखनी चाहिए, क्योंकि इन पे प्रश्न बनेंगे, ग्रंथ को ही प्रमाण माना जाएगा। तो विसर्ग संधि वहाँ पे होगी जहाँ दो निकटवर्ती वर्ण जिनमें विकार होना है, दोनों ही व्यंजन होंगे, स्वर नहीं होंगे, और वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और जहाँ पे एक तरफ स्वर आएगा, एक तरफ व्यंजन आएगा, वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और जहाँ पर दोनों ही तरफ स्वर आएंगे, वहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। ये मोटा मोटा नियम है, ये याद किए रहना है। अब यहाँ पे कहना है जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, तो यहाँ पे जैसे रामः, ये प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम प्रथम शब्द राम एक शब्द है। अब राम शब्द का जो मकार है ये अंतिम है, मकार। अब इस अंतिम मकार में विसर्ग लगा है, तो कह रहे हैं कि जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, तो यहाँ अंतिम वर्ण विसर्ग है, विसर्ग आ रहा है म। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर अस्ति। द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, तो यहाँ पे अकार स्वर है। या फिर कह रहे हैं कि या फिर द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो। अब यहाँ पे संधि होगी तो रामो अस्ति, पूर्व रूप संधि हो जाएगी, संधि होकर यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी विसर्ग को ओकार हो जाएगा, रामो गच्छति हो जाएगा। स्वर या व्यंजन हो। द्वितीय शब्द के आरंभ में अब ये शर्त बता रहे हैं कि जब विसर्ग जो है, विसर्ग सदैव प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही आएगा। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में विसर्ग कभी नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा, क्योंकि विसर्ग से किसी भी शब्द का आरंभ नहीं, किसी भी वर्ण का आरंभ नहीं होता है, किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता है। तो विसर्ग किसी भी वर्ण के आरंभ में नहीं आ सकता है, इसलिए विसर्ग सदैव इधर ही आएगा। यहाँ जो मकार में लगा है ऐसे ही विसर्ग आएगा। इस पहले अभी हम लोग चाहें कि रकार में आ जाए तो रकार में विसर्ग कदापि नहीं आएगा, अन्यथा वो निरर्थक हो जाएगा। यदि इधर आ गया तो निरर्थक हो जाएगा। ये अर्थ तभी देगा जब अंतिम वर्ण के यहाँ पे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के साथ ही आएगा तब। तो इस नियम को भी बता रहे हैं कि द्वितीय शब्द के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है। इस नियम को भी याद किए रहना है। तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ की यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर आ रहा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर आ रहा है, तो दोनों अर्थात दोनों ही तरफ स्वर आ रहे हैं, तो वहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। यदि एक तरफ स्वर आ रहा है, एक तरफ व्यंजन आ रहा है, तब वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। यदि एक तरफ व्यंजन आ रहा है, दूसरी तरफ भी व्यंजन आ रहा है, तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। ये मोटा मोटा नियम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि का। अब आगे पढ़ेंगे, ये संधि विचार पढ़ लिया, अब आगे स्वर संधि हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का संधि विचार पढ़ लिया है। संधि विचार की फाइल अलग ही दे रहे हैं, क्योंकि इसको समझने में आसानी होगी। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इस बात को समझने में आसानी होगी, इसलिए ये संधि विचार वाली फाइल अलग ही दे रहे हैं। अब परीक्षा हो सकता है कि दिसंबर में करवा ली जाए, क्योंकि कयास लग रहे हैं, इसलिए हम लोगों को तैयारी खूब जोर शोर से करनी है। तो साथियों, आप सब जुड़िए इस चैनल से, सब्सक्राइब करके इस परिवार में आइए, शामिल होइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
तैयारी खूब अच्छे से करिए। जहाँ कुछ दिक्कत हो रही, टॉपिक संबंधी कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बेशक पूछिए, बेझिझक पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्या दूर हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और लोगों को पता चले। शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद साथियों आप सभी का।